तो इस शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम और 0 है। इसके बाद जैसे इसमें विलयन बनेगा या विलय जो मिलाएंगे तो इसका जल विभव है उतना ही कम होता चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या फिर कहीं ऋणात्मक रहेगा। यानी विलयन का है, विलयन का जो जल विभव है वो ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि अधिकतम हमने 0 किया है तो उससे कम होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना कम होता है, किस तरीके से होता है, प्राशन से, प्राशन दाब है उससे इसका क्या रिलेशन होता है। देखिए ये कोई पार्ट है, इस पार्ट में हमने सबसे फर्स्ट में जल भरा, जैसे हमने क्या डाल दिया है, जल डाला है। देखिए इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखें, क्योंकि ये ठीक अपोजिट दिखेगा तो इसीलिए समझ में नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए इसको अच्छे से देखें। तो हमने जल भरा, इसकी मुक्त ऊर्जा यानी इसका जल विभव हुआ अधिकतम, हो गया ये, इसका जल विभव क्या है, अधिकतम। अब देखिए इसके अंदर हमने विलय पदार्थ डाल दिए, कि जैसे जैसे हम इसके अंदर विलय पदार्थ डालेंगे, ये हुए विलय। अब विलय पदार्थ डालेंगे तो यहां पर देखिए हम ये कहते हैं विलय पदार्थ डालेंगे उसी प्रकार से इसका जल विभव कम होता चला जाएगा। जितना अधिक सोल्यूट डालेंगे उतना वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। ओके, अब दूसरी तरफ और देखिए कि जैसे विलय पदार्थ डालेंगे इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, या फिर कहें कि विलयन उतना ही हाइपरटोनिक होता चला जाएगा। और जितनी सांद्रता बढ़ती है उतना ही हम ये कहें कि उसका प्रासरण दाब भी बढ़ जाता है। तो जितनी सांद्रता बढ़ेगी उतना प्रासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखिए इसको कि जितने जितने विलय मिलाएंगे, जितने सोलूट है उनको हम इसमें डालेंगे उतनी सांद्रता बढ़ेगी, और उतनी सांद्रता बढ़ेगी तो हम ये कहीं सांद्रता जैसे जैसे कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी प्रासरण दाब भी वैसे वैसे इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हुआ। अब देखिए इसको कि हम ये कहें कि ये सांद्रता या प्रासरण दाब बढ़ता है, और इधर से हम बात करें जल विभव की तो हम ये कहें जल विभव में जितने विलय डालेंगे उतना जल विभव कम हो जाता है। तो देखिए विलय डालने पर क्या होगा, विलय डालने पर जल विभव कम यानी वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, जितने विलय डालेंगे उतना ही जल विभव कम होगा या वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अपोजिट चीजें हैं कि ये विलय डालेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्राशन दाब बढ़ेगा, लेकिन जल विभव उतना ही कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कितना कम होगा जल विभव, अब बात ही आती कितना कम होगा, तो वो कम होता है प्राशन दाब के बराबर। जितना प्राशन दाब या ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही जल विभव कम होगा। तो हम ये कहें कि जो प्राशन दाब है इसको फिर रिप्रेजेंट कर दिया कि प्राशन दाब को हम कैसे रिप्रेजेंट करें जल विभव के साथ, तो इसको कहा प्रासरण विभव, प्रासरण विभव, या फिर कहें ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया, दे पोटेंशियल जो है इसको साई से, और ऑस्मेटिक पोटेंशियल है इसको हमने रिप्रेजेंट किया साई एस से। तो यहां पर देखिए प्रासरण विभव की वैल्यू प्रासरण दाब के इक्वल होगी लेकिन नेगेटिव होगी। प्रासरण विभव जो है ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी, क्योंकि 0 हमने मैक्सिमम लेते हैं तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती है, तो ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी और इसके इक्वल होगी। तो देखिए प्रासरण दाब यदि हम बात करें जैसे 5 एटमोस्फियर है, प्रासरण दाब यदि 5 वायुमंडलीय है तो प्रासरण विभव भी 5 रहेगा लेकिन नेगेटिव 5 होगा। तो केवल इतना सा अंतर है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमेशा जो रहता है अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो इसी टॉपिक से आता है कि
वाटर पोटेंशियल एंड जो प्रेशर रहते हैं उनमें रिलेशन, इनसे रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाता है। तो एक तो ये हुआ प्राशन दाब का। इसके बाद देखिए कि इसके साथ हम ये कहें कि जैसे ये पार्ट था, ये कोशिका थी, इस कोशिका के अंदर जैसे जल एंट्री करेगा एंड जैसे जैसे H2O एंट्री करेगा, तो H2O एंट्री करेगा तो ये टर्गिड अवस्था में आने लगेगी, ये फूलने लगेगी, स्फीत होने लग जाएगी। और स्फीत होने लगेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कोशिका स्फीत हो जाएगी इस तरीके से। अब स्फीत हो जाएगी तो देखिए कि इससे बाहर से अंदर की ओर इसकी कोशिका जो भित्ति रहेगी, या फिर कहें ये पार्ट है, ये पार्ट भी इस पर प्रेशर लगाने लग जाएगा। ये पार्ट, ये हमने कल जैसे देखा था कि स्फीत कोशिका होगी तो कोशिका भित्ति अंदर की ओर दबाव लगाएगी, और ये दबाव जो था वो था टर्गर प्रेशर। जो यहां पर जो दबाव लग रहा था वो जो लग रहा था अंदर से बाहर की ओर टर्गर और बाहर से अंदर की ओर वाल्व प्रेशर, ये इस तरीके से प्रेशर लग रहे थे। यानी एक टर्गर प्रेशर बाहर की ओर, एक वाल्व प्रेशर अंदर की ओर लगता था। तो इस तरीके से होता है। अब यहां पर जो स्फीत कोशिका के अंदर जो प्रेशर लगता है, ये जो प्रेशर लगेगा अंदर की ओर, इस प्रेशर को या फिर कहें इसके कारण जो पोटेंशियल जो बन रहे हैं, उस पोटेंशियल को हमने कहा प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल। तो ये जो है प्रेशर पोटेंशियल जो है, यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर देखिए प्रेशर जो पोटेंशियल रहता है, इस प्रेशर पोटेंशियल का क्या अर्थ हुआ कि स्फीत कोशिका में बाहर से अंदर की ओर, यानी स्फीत कोशिका में बाहर से अंदर की ओर जो दाब लगेगा, उस दाब को प्रेशर पोटेंशियल या दाब विभव कहेंगे। और ये जो विभव होगा, इस विभव की यदि हम बात करें तो इसको प्रेजेंट करेंगे P, साई P से। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई P से। अब ये जो पार्ट रहता है, ये देखिए कि जब बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगता है तो ये जल के अणुओं को बाहर निकालने के लिए मदद करेगा। देखिए जल के अणु किसी तंत्र के अंदर है, बाहर से अंदर की ओर कोई प्रेशर लगा, प्रेशर लगेगा तो जल के अणु को बाहर निकालने की स्पीड बढ़ाएगा। तो इसका मतलब जल के अणु की फ्री एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये वैल्यू होगी पॉजिटिव में, ये पार्ट। तो ये जल के फ्री एनर्जी को इंक्रीज करती है। पॉजिटिव चिन्ह क्या कह रहा है इसका कि फ्री एनर्जी, जल के फ्री एनर्जी जो है, वाटर के जो फ्री एनर्जी है, जल की मुक्त ऊर्जा है, उसको इंक्रीज करता है प्रेशर विभव या दाब विभव। अब यदि हम इनके रिलेशन की बात करें कि इनके अंदर किस प्रकार का रिलेशन होता है, तो देखिए इसके अंदर यदि रिलेशन की बात करें तो इस तरीके से हम देखें, साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल इक्वल टू साई ऑस्मेटिक पोटेंशियल प्रासरण विभव प्लस साई प्रेशर विभव। एक और होता है मैट्रिक्स विभव। देखिए जो सरफेस जिससे जल का अवशोषण होता है उसके द्वारा भी दबाव जो विभव उत्पन्न होता है, और उसको कहते हैं मैट्रिक्स विभव। एंड जो सतह है, इस सतह से जल का अवशोषण हुआ, उस सतह जो है उसके सरफेस से जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं दाब विभव, जो मैट्रिक्स विभव। लेकिन जल अवशोषण में इसकी वैल्यू यदि बात करें बिल्कुल मिनिमम होती है, नगण्य होती है, बहुत कम होती है। तो यदि इसको हम देखें तो मैट्रिक्स विभव बिल्कुल जीरो रहता है, लगभग जीरो रहता है, या कहीं यहाँ इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन सोइल में इंपॉर्टेंस होती है। हम यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये होता है। अब इसमें से देखिए ये वैल्यू होती है नेगेटिव, तो यदि इसको देखें ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं साई डब्ल्यू
इक्वल टू साई, ये देखिए नेगेटिव, और ये वैल्यू रहती है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू होती है, ये होगी नेगेटिव में। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर है जल विभव की बात। तो जल विभव देखिए, मैं एक बार फिर शॉर्ट के अंदर बता रहा हूं, इसको अच्छे से देखिए कि जल के अणु जो रहते हैं, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा अधिक रहती है, वो तेजी से विसरित हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। हो गई। इसके बाद यदि हम कहें उसमें कोई विलय पदार्थ मिलाएंगे तो उनकी ऊर्जा में, फ्री एनर्जी में कमी आएगी और उनके विसरित होने की दर उतनी कम हो जाएगी। तो हम ये कहें कि जो ऊर्जा में कमी आई है, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और किसी विलयन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का अंतर जल विभव कहलाता है। यदि किसी शुद्ध जल में हम विलय पदार्थ मिलाएंगे, सोलूट डालेंगे, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, या कहें प्रासरण जो दाब है वो बढ़ता चला जाएगा। तो प्रासरण दाब बढ़ेगा, हम एक तरफ ये कह रहे हैं प्रासरण दाब बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये कहते हैं विलय मिलाएंगे तो जल विभव कम हो जाता है, जल के गति करने की दर है वो कम हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे जैसे जैसे विलय मिलाएंगे, सोलूट मिलाएंगे, तो वहां पर यदि हम बात करें वाटर पोटेंशियल कम होगा, लेकिन प्रासरण दाब बढ़ जाता है, जिसको प्रासरण ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, प्रासरण विभव बोलते हैं। प्रासरण विभव की वैल्यू यानी कितना कम हुआ, तो ये जो यानी जल की मुक्त ऊर्जा कितनी कम हुई, वो प्रासरण दाब के बराबर होती है, लेकिन वह ऋणात्मक ली जाती है। जल की जो है, शुद्ध जल जो होता है उसकी फ्री एनर्जी अधिकतम होती है, वाटर पोटेंशियल अधिकतम होता है, जिसको 0 माना गया है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो भित्ति रहती है, जब ये स्फीत हो जाती है तो भित्ति भी अंदर की ओर दबाव लगाती है, जिसके कारण जल के अणु बाहर आए। बाहर आने का मतलब है कि इनकी गति बढ़ाने में ये सहायता कर रहे हैं। इसको हमने कहा है कि जो प्रेशर पोटेंशियल। इसके बाद इसकी सतह जो रहती है वो जल का अवशोषण करती है, सतह के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स विभव। तो यहाँ पर जो है टोटली जल विभव की बात करें तो देखिए साई डब्ल्यू, साई एस, साई पी और साई एम, इनका टोटल होता है, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव में होती है, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। तो इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, जैसे इसको ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखा जाएगा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे लिखेंगे नीचे जो है, या फिर इसको हम इस तरीके से लिखें ये। तो ये वैल्यू जो होती है नगण्य होती है, बिल्कुल कम होती है। तो ये जो कम होने की वजह से इसको ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, इसीलिए ये वैल्यू होती है। इनके बेस पर अब देखिए जो क्वेश्चन आते हैं, तो अब देखिए जो मेन क्वेश्चन आता है उसकी ओर ध्यान करते हैं। तो इसकी ओर देखिए कि यदि हम कहें जल के अणुओं का विसरण, जल के अणु किधर विस्तृत होंगे या वाटर मॉलिक्यूल किधर डिफ्यूज होंगे। तो यदि इसको हम देखेंगे कि किधर होंगे, अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर, तो हम ये कहेंगे अधिक जल विभव, अधिक जल विभव से कम जल विभव। अधिक जल विभव किसका होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का। कम जल विभव किसका होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन का। तो सीधा अर्थ वही है, जैसे हम प्रासरण में पढ़ रहे हैं, तो इसको प्रासरण से जोड़ते हुए याद रख सकते हैं यदि कंफ्यूज हो तो जल किधर जाएगा, डाइल्यूट विलियन से कंसंट्रेट। डाइल्यूट विलियन यानी जल अधिक और विलय कम, तो जल विभव अधिक होता है। और यदि हम बात करें कि उसमें विलय बढ़ाते हैं या सांद्रता बढ़ती है, तो जल विभव उतना ही घट जाता है। तो इस तरीके से ये रहेगा, जल के अणु हैं उनका जो डिफ्यूजन है, विसरण है, वो किधर होगा, अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की ओर जल के अणुओं का डिफ्यूजन होंगे या फिर कहीं विसरित हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके से, कि मान लेते हैं कि एक सेल जो है, एक कोशिका जो है ए है, इस कोशिका का यदि हम बात करें, कोशिका का ऑस्मेटिक जो प्रेशर है, या फिर देखिए पहले सिंपल देखते हैं फिर इनको हम अलग तरीके से करेंगे, कि कोशिका ए है,
कोशिका का एक तो ये पार्ट हुआ साई एस, कोशिका का प्रासरण विभव मान लेते हैं कि 5 एटमॉस्फेयर, और इसका यदि हम सेकंड पार्ट लेते हैं परिसर विभव साई पी, मान लेते हैं कि इसके अंदर है जो 2 एटमॉस्फेयर। इसी प्रकार कोशिका बी है, उसका साई एस मान लेते हैं कि 8 एटमॉस्फेयर, और यदि हम बात करें इसका साई पी यदि बात करें तो ये 3 एटमॉस्फेयर है। ये हो गए ये क्वेश्चन, यानी कोशिका ए के अंदर बात करें प्रासरण विभव 5 है, यदि दाब विभव की बात करें तो इसके अंदर 2 है। इसके अंदर कोशिका बी में प्रासरण विभव 8 है, और इसके बाद इसकी बात करें तो ये है। अब यहां पर देखिए कि यदि हम इसकी बात करें तो सिंपली ये रहता है, ये रहेगा नेगेटिव में इस तरीके से, तो ये नेगेटिव है और वो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव में। अब जल किस कोशिका से किस में जाएगा, तो यहां पर देखिए ए जो कोशिका है यानी साई डब्ल्यू ऑफ ए सेल, ए कोशिका का जल विभव कितना है, ये -5 + 2 -3। इसके बाद कोशिका बी की बात करें ऑफ बी सेल, यदि इसकी बात करें -8 और +3 है -5, तो ये होता है। अब देखिए इसके अंदर ये -3 और ये -5, अब हम ये कहते हैं कि अधिक कौन सा, अधिक ये देखिए -3 के बाद -2 -1 और 0, और इसके बाद 1 2 यानी पॉजिटिव हो जाते हैं। इसके बाद ये -5, तो ये कम और ये अधिक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किधर जाएगा, अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर, यानी ए से जल बी में जाएगा, ये होता है। अब इसके बाद देखिए कि ये तो था सीधा सीधा इसके अंदर ये दिया, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है उसको चेंज कर दिया जाए, और हमें ये न देकर के ये कहा जाए प्रासरण दाब, प्रासरण दाब यानी ऑस्मेटिक प्रेशर जो है, ए सेल का ऑस्मेटिक प्रेशर हमें दे दिया जाए 5, और इसका यदि हम बात करें कि जैसे टर्गर जो प्रेशर रहता है, यदि इसकी बात करें तो ये हमें दे दिया जाए जैसे 4 दे दिया जाए। ऐसी जो बी सेल है इसके अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर जो रहता है वो हमें दे दिया जाए जैसे 10 दे दिया जाए, और टर्गर प्रेशर जो रहता है वो हमें 6 दे दिया जाए। अब इसकी बात करें तो देखिए प्रासरण विभव यानी जल किधर से किधर जाएगा, यदि इसके आधार पर हम निकालें तो इसके आधार पर हमेशा प्रासरण विभव की वैल्यू प्रासरण दाब की वैल्यू के बराबर लेकिन ऋणात्मक हो जाएगी। तो हम ये कहें कि साई डब्ल्यू यानी ए के लिए साई डब्ल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर देखिए ये वैल्यू प्रासरण दाब की है, प्रासरण विभव में ये हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक हमने पहले बताया प्रासरण दाब प्रासरण विभव के अपोजिट होता है। इसके बाद ये वैल्यू ये यानी हम ये कहें -1, और यदि हम इसके बाद बी की बात करें तो देखिए ये बी के अंदर बी का साई डब्ल्यू हुआ -10 और +6 -4, अधिक ये हुआ और कम ये, तो इसका मतलब ये इधर आएगा। ऐसे ही देखिए जो वाटर के अंदर जो प्रेशर थे इनमें जो संबंध था इनके बेस पर भी पूछा जाता है कि यदि बात करें dpd इक्वल टू OP माइनस TP, dpd इक्वल टू OP माइनस TP। देखिए कोशिका ए है जिसका dpd अधिक होगा, जल अवशोषण उसी का वही कोशिका जल अवशोषण अधिक करेगी, तो जल किस में जाएगा, जिसका dpd अधिक है, यानी dpd अधिक उस कोशिका में जल जाएगा।
जल अवशोषण जो रहता है, एब्जॉर्प्शन की पावर किसमें अधिक है, जिसकी डीपीडी अधिक होती है उसमें जल अवशोषण की पावर अधिक होती है, जल को खींचने की पावर अधिक होती है। कोशिका ए, इस ए कोशिका के अंदर हम ये कहें कि जैसे 7 दिया, ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो 7, और टर्गर प्रेशर जो रहता है वो जैसे 4 दिया। कोशिका बी के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर जो है 15 दिया, और इसके बाद टर्गर प्रेशर की बात करें तो टर्गर प्रेशर जैसे 5 दिया। अब जल ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा, तो इसके लिए वही है डीपीडी। देखिए प्रेशर पर है तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल देते हैं किससे किस में जाएगा, डीपीडी इजकल टू ओपी माइनस टीपी। तो ए के लिए देखिए, ए के लिए डीपीडी इजकल टू ओपी कितना है 7 और -4 3, और बी की बात करें तो बी के लिए डीपीडी क्या रहेगा 15 माइनस, हम ये कहते हैं जिसका डीपीडी अधिक है उसमें जल, तो जल किधर जाएगा इसमें। तो इस तरीके से जिसका डीपीडी अधिक रहता है उस कोशिका में जल जाता है। यदि हम इसकी वैल्यू उल्टा कर दें कि जैसे इसको हम ये कहें कि कोशिका ए है और इसको हमने कोशिका बी रखा, तो ये तो हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए, इसका मतलब बी से ए में आएगा। तो इस प्रकार से ये जो है इनके ऑस्मेटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर या डीपीडी जो दिए हुए रहते हैं तो उनके बेस पर निकालते। देखिए यहाँ पर एक और भी आ जाता है कि यदि ये वैल्यू न दे करके और ये लिख दिया जाए कि जो सेल होती है वो फ्लैसिड है, शलत अवस्था में, इसका मतलब टीपी 0 होता है, पहले से उस नाम से उसकी वैल्यू आ जाती है। यदि कोशिका हम ये कहें कि टर्गिड रहती है, स्फीत रहती है, तो उस समय डीपीडी 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और ये लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ पादप में जल संबंध का। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए हमने जो लास्ट क्लास है उस लास्ट क्लास के अंदर जो प्रेशर होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, प्रेशर जो है उनकी डेफिनेशन उनको देखा। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है तो वो है हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल या जल विभव की अवधारणा। तो जो जल विभव की अवधारणा है इसको हम बात करें स्लेटर एंड टेलर जो रहता है, तो स्लेटियर एंड टेलर जो है उसने इसको प्रपोज किया। अब ये जो है कि ये हाइपोथेसिस जो है या फिर कहें अवधारणा है वो क्या है इसकी बात करें। तो इसको देखें तो इससे पहले देखिए कि जब भी वाटर पोटेंशियल या जल विभव की बात करें तो ये थर्मोडायनामिक्स जो है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक या फिर कहें ऊष्मागतिकी के नियमों पर निर्भर है कि जो ऊष्मागतिकी के नियम होते हैं उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग जल विभव की अवधारणा दी गई थी। अब यहाँ पर जो ऊष्मागतिकी के नियम है इन्हीं से रिलेटेड हम बात करते हैं। देखिए कोई भी जो सिस्टम रहता है, कोई भी तंत्र जो रहता है वो कार्य करता है या वर्क करता है। तो जो सिस्टम जो वर्क करता है या कार्य करता है, यदि इस कार्य की बात करें तो ये कार्य करता है मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा या फिर कहें फ्री एनर्जी। तो जो फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा है इसके बेस पर कार्य करता है। जिस तंत्र में या कहें कि जिस भी सिस्टम के अंदर फ्री एनर्जी अधिक रहेगी वह तंत्र उतना ही अधिक वर्क कर पाता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो विसरण जो प्रासरण जो रहता है, प्रासरण की बात करें तो प्रासरण की प्रक्रिया में यदि हम बात करें तो ये रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर करते हैं। तो ये प्रोसेस है ओस्मोसिस या कहीं प्रासरण। तो इस प्रासरण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रासरण की प्रक्रिया में जल के अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इधर साइटोप्लाज्म में जाते हैं। तो ये जब जल के अणु जा रहे हैं तो इनको ऊर्जा की जरूरत होती है।
तो जल के अणु इसके अंदर जा रहे हैं तो इनको ऊर्जा, और ऊर्जा भी कौन सी? मुक्त ऊर्जा। यदि मुक्त ऊर्जा जल के अणुओं में नहीं होगी तो जल के अणु गति नहीं कर पाएंगे। यदि इनको बाहर आना है तो भी मुक्त ऊर्जा। तो हम ये कहें कि जल के अणु जो कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव में जाते हैं या साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं या फिर कहीं साइटोप्लाज्म से बाहर आते हैं, दोनों स्थितियों के अंदर हम बात करें तो जल के अणु कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, और ये वर्क जो कर रहे हैं उसके लिए इन्हें फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यदि फ्री एनर्जी नहीं होगी तो हम ये कहें ऑस्मोसिस भी नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो सीधा अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर ऑस्मोसिस के लिए फ्री एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि जल विभव। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो प्योर वाटर है, यानी प्योर जो जल है, शुद्ध जल है, शुद्ध जल के जो अणु हैं वो तेजी से डिफ्यूज होते हैं, और तेजी से डिफ्यूज हुए, तेजी से फैल गए हैं, विस्तृत हुए हैं। इसका मतलब उनके अंदर ऊर्जा अधिक है। जिसमें ऊर्जा अधिक है वो तेजी से काम करेगा, जिसमें ऊर्जा कम है वो तेजी से काम नहीं करेगा। तो जल के अणु तेजी से विस्तृत हुए, इसका अर्थ जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा अधिक थी। लेकिन जब जल के अणु हैं उनके अंदर हम कोई विलय पदार्थ या सोल्यूट जो है उसको डिजोल्व कर दें, यानी एक विलयन बनाएं, सॉल्यूशन बनाएं, तो उस समय जो जल के अणु है वो तेजी से गति नहीं कर पाते हैं। तो यदि इस स्थिति को हम देखें तो देखिए कि जैसे जैसे जल के अंदर हम विलय पदार्थ मिलाते जाएंगे तो विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, और विलयन के अंदर जो जल के अणु है उनकी गति धीमी हो जाएगी। यानी जितने तेजी से शुद्ध जल के अणु गति कर रहे थे उतनी तेजी से विलयन में जल के अणु गति नहीं करते। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध जल के अंदर जो फ्री एनर्जी है वो अधिक थी, और विलयन में जल के अणुओं की फ्री एनर्जी कम हो गई है, जिससे कि वो कम गति कर पाए। और ये अंतर होता है, उसी को हमने कहा जल विभव या फिर कहें वाटर पोटेंशियल। तो ये जो वाटर पोटेंशियल है, अब देखिए इसको हम क्या कहें कि जल विभव, जल विभव हमने क्या कहा? शुद्ध जल, शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा और विलयन में जल की मुक्त ऊर्जा, इनका जो अंतर है उस अंतर को ही हम जल विभव कहते हैं, या फिर कहें वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर, फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर माइनस विलयन में जल की मुक्त ऊर्जा। तो यहां पर है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। तो ये जो डिफरेंस आया है ये डिफरेंस हुआ वाटर पोटेंशियल। तो अब यदि इसको देखें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं जल के अणुओं में जो पहले शुद्ध जल के अणुओं में मुक्त ऊर्जा अधिक थी, और विलयन बढ़ने पर जल के अणु धीमी गति से गति कर रहे हैं, तो इसका मतलब जल के अणुओं की ऊर्जा में कमी आई। तो जो कमी आई है, जो डेफिशिएंसी हुई है, उसी को हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्योर वाटर के कंपैरिजन में विलयन या सॉल्यूशन यानी शुद्ध जल की तुलना में विलयन में जल के अणुओं के अंदर जो ऊर्जा फ्री एनर्जी की जो कमी आ जाती है उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, या फिर कहें प्योर वाटर के अणुओं के, इन प्योर वाटर के अणुओं की फ्री एनर्जी की तुलना में सॉल्यूशन के
अणुओं में जो फ्री एनर्जी में जो कमी आई वो हुआ जल विभव या वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि यूनिट की बात करें तो यूनिट, यदि हम बात करें यूनिट इसकी बार या जो एटमॉस्फेयर है या फिर कहें प्रेशर की यूनिट ही है। तो ये जो है वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे। अब यहां पर देखें जो वाटर पोटेंशियल की बात करें तो प्योर जल जो है यानी वाटर पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट रूप से, तो ये जो है इनडायरेक्ट रूप से निकाली जाती है, कंपैरिजन करके निकाली जाती है। तो प्योर वाटर यानी शुद्ध जल, यदि हम बात करें प्योर वाटर या फिर कहें शुद्ध जल जो है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वाटर पोटेंशियल है, इसको हमने जीरो कहा। ये है सबसे मेन बात कि शुद्ध जो जल होता है या प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल जीरो होता है और ये मैक्सिमम है, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा शुद्ध जल में है जो गति कर रहा है। अब जल में जितनी अशुद्धता आएगी, जितने विलय मिलाएंगे उतनी ऊर्जा कम होती चली जाएगी उसकी। तो हम ये कहीं मैक्सिमम ऊर्जा है वो इसकी है, शुद्ध जल की है और इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये तो हुआ इसका। अब जो वाटर पोटेंशियल है यदि हम इसकी बात करें तो इसी के साथ देखिए अब अगला जो पार्ट आ जाता है कि यदि हम इसको देखें तो साई जो है इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एक और जो पार्ट है उनको, फिर इनके अंदर रिलेशन देखेंगे।